नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं गंगाराम मायल आज आपके लिए एक और नया टॉपिक लेके आया हूं और आज जिस टॉपिक के बारे में हम जानकारी लेंगे वह है संविधान सभा। सबसे पहले जानते हैं संविधान सभा होती क्या है। तो देखिए, किसी भी एक देश में संविधान बनाने के लिए एक विशेषज्ञों की एक टीम होती है, एक कमेटी होती है, एक समूह होता है और उसी समूह को नाम दिया जाता है संविधान सभा का। अगर हम ये देखें कि सबसे पहले दुनिया में वह कौन व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम संविधान सभा शब्द का उल्लेख किया था, तो उस व्यक्ति का नाम था हेनरी मैन। हेनरी मैन ने सर्वप्रथम संविधान सभा शब्द का उल्लेख किया था। अगर हम देखें कि सबसे वह पहला कौन सा देश था जिसने संविधान सभा के माध्यम से अपने देश में संविधान बनाया, तो वो था यूएसए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सबसे पहले संविधान सभा के माध्यम से ही अपने देश में और संविधान बनाया था, जो 1787 में बनाया था, जो अमेरिका का सबसे पहला लिखित संविधान कहलाता। ना केवल अमेरिका का बल्कि दुनिया में सबसे पहले अगर कहीं संविधान लिखा गया तो वो अमेरिका में ही लिखा गया था। अब बात करते हैं कि वे कौन भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले संविधान सभा से संबंधित अपने विचारों को अंजाम दिया था। तो देखिए, दो व्यक्तियों के नाम हम पढ़ते हैं। पहला है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर ने 1895 के स्वराज विधेयक में इन्होंने संविधान सभा का उल्लेख किया था। दूसरे व्यक्ति के रूप में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इन्होंने 1922 में यह कहा था कि हम संविधान सभा का गठन करेंगे और वह पूर्णतः भारतीयों द्वारा ही निर्मित होगी और हम अपनी इच्छा के अनुसार ही हम हमारे देश में संविधान की रचना करेंगे। तो इस प्रकार से दो व्यक्तियों के नाम सामने आते हैं जो भारतीय थे। अब बात करते हैं कि आखिर अंग्रेजों ने कब स्वीकार किया कि भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो देखिए, इसमें दो तीन तथ्य हैं। सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव की बात करते हैं जो 1940 में लाया गया था और अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से यह बताया गया था कि हम आपके देश में यानी भारत में संविधान सभा का गठन करेंगे जो सामान्यतः भारतीयों द्वारा ही निर्मित होगी। लेकिन हमने इसको स्वीकार कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इसमें शब्द लिखा हुआ था सामान्यतः, यानी पूरे भारतीयों को नहीं लिया जाएगा। तो इसलिए महात्मा गांधी ने और उस समय की कांग्रेस पार्टी ने अगस्त प्रस्ताव का हमने विरोध कर दिया। इसके बाद में दूसरी बार क्रिप्स प्रस्ताव आया 1942 में और क्रिप्स प्रस्ताव को भी हमने अस्वीकार कर दिया। अब इसको हमने अस्वीकार क्यों किया? क्योंकि इसमें यह कहा गया था कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा उसके बाद में हम भारत में संविधान सभा से संबंधित विचार कर सकते हैं। तो हमने ये कहा कि अभी युद्ध का कोई एक निश्चित समय नहीं है, अभी खत्म हो सकता है और हो सकता है इसमें थोड़ा समय और भी लग सकता है, लेकिन हम अब इंतजार नहीं कर सकते। इसलिए हमने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। इसके बाद में कैबिनेट मिशन के माध्यम से जो योजना प्रस्तुत की गई, उस योजना के माध्यम से हमने संविधान सभा का गठन किया। अब देखिए, कैबिनेट मिशन क्या है। तो देखिए, उस समय की ब्रिटिश जो सरकार थी उसके 3 कैबिनेट मंत्री सदस्य बनकर के भारत आए थे। अब वो 3 सदस्य मंत्री कौन थे, देखिए बात करते हैं।
बात करते हैं कैबिनेट मिशन की, तो इसमें 3 सदस्य थे। सबसे पहले लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, जो इस मिशन के अध्यक्ष थे। इसके बाद इसका एक सदस्य था जिसका नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स, ये सदस्य था। और एक और सदस्य था जिसका नाम था एवी अलेक्जेंडर। तो ये 3 सदस्य थे और 3 सदस्यों को ब्रिटिश सरकार ने भेजा कि आप जाइए और संविधान सभा से संबंधित भारतीयों के सामने अपने विचारों को प्रस्तुत कीजिए। तो इन तीनों सदस्यों ने भारत में आकर के अपनी एक रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट को हमने मान लिया। हमने पहले अगस्त प्रस्ताव को और क्रिप्स प्रस्ताव को दोनों को ठुकरा दिया, लेकिन कैबिनेट मिशन की जो योजना आई थी वह योजना हमारे हितों के अनुकूल थी। तो इस कैबिनेट मिशन ने एक सुझाव दिया था कि भारतीयों के हितों की पूर्ति करने के लिए, संविधान बनाने के लिए जिस संविधान सभा का गठन किया जाएगा उसमें 389 सदस्य उस संविधान सभा में होंगे, सम्मिलित होंगे। अब 389 सदस्यों में से सदस्यों का चुनाव किया जाएगा, उनको मनोनीत किया जाएगा, किस प्रकार से सदस्यों का चयन किया जाएगा, तो इससे संबंधित इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। तो इनका यह मानना था कि 389 में से कुछ सदस्य निर्वाचित भी होंगे और कुछ सदस्यों को मनोनीत भी किया जाएगा। अगर कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए कि हमारी संविधान सभा में जो सदस्यों का चयन किया गया था वो किस प्रकार से किया गया था, तो अपन ये आंसर बता सकते हैं कि संविधान सभा में जो सदस्यों का चयन किया गया था उसमें निर्वाचित भी सदस्य हुए थे और कुछ सदस्यों को मनोनीत भी किया गया था। इसके अलावा कैबिनेट मिशन ने यह भी बताया कि भारतीयों में जो संविधान सभा से संबंधित जो विचार प्रस्तुत किया है उसमें सदस्यों को किस प्रकार से चुना जाएगा। तो देखिए उन्होंने 3 श्रेणियों में हमारे क्षेत्र को विभाजित कर दिया। 3 श्रेणियां कौन कौन सी दी, देखिए। एक श्रेणी थी ब्रिटिश प्रांतों से, दूसरी थी कमिश्नरी क्षेत्रों से, और तीसरी थी देशी रियासतों से। कि जो सदस्य होंगे 389, उन 389 को इन 3 भागों में बांट दिया गया था। जहां ब्रिटिश प्रांत थे उससे कितने सदस्य चुने जाएंगे, कमिश्नरी क्षेत्र थे उससे कितने सदस्य चुने जाएंगे, और देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि होंगे इस संविधान सभा में। तो देखिए ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्यों को लिया गया। कमिश्नरी क्षेत्र का मतलब है कि जिस प्रकार से वर्तमान में हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसी प्रकार 4 उस समय भारत में केंद्र शासित प्रदेश होते थे, उनको चीफ कमिश्नरी क्षेत्र बोला जाता था। और देशी रियासतों से मतलब है कि वहां राजाओं का शासन होता था और उनको देशी रियासतों की संज्ञा दी गई। तो ऐसे क्षेत्र थे 93। तो इस प्रकार से 389 सदस्य ये थे। यहां पूर्णतः अंग्रेजों का अधिकार था। ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन से थे, 4 देखिए। तो इसको आपको याद इस प्रकार से रखना है, आप ऐसे ABCD को याद कर लीजिए। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र का मतलब होता है
कि वर्तमान में जिस प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, वैसे ही उस समय भी 4 क्षेत्र थे। ए का मतलब है अजमेर मेरवाड़ा, बी का मतलब है बलोचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, और सी का मतलब है कुर्ग जो कर्नाटक में है, और डी का मतलब यहां है दिल्ली। तो ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। तो इस प्रकार से 389 सदस्यों को अलग अलग विभाजित किया। अब बात करते हैं कि आखिर किस स्थान से किस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई संविधान सभा के इस चुनाव में। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी जो थी उसको सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त होती है इस संविधान सभा के चुनाव में। कितने सीटें मिलती है? 208 सीटें। इसके बाद में दूसरी उस समय की जो पार्टी थी वो पार्टी थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग को कितने सीटें मिलती है? तो 73 सीटें। इसके बाद कुछ निर्दलीय सदस्य भी थे। निर्दलीय सदस्यों को 8 सीटें मिलती है। इसके अलावा छोटी मोटी और भी पार्टियां थी, तो इससे कुल मिलाकर के सभी 7 अन्य पार्टियां थी। 7 अन्य पार्टियां थी, तो इनको 7 स्थान प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से इन सदस्यों का चुनाव हुआ था। प्रत्येक पार्टी को इस प्रकार से सीटों का बंटवारा हुआ था। अब बात करते हैं, चुनाव हो गया। जिस उद्देश्य के लिए हमने चुनाव करवाए, उम्मीदवारों ने अपने अपने स्थान से चुनाव जीता। आपको एक बात और याद रखनी है कि जो सीटों का निर्धारित किया गया था वो प्रत्येक एक सीट जो है वो 10 लाख की जनसंख्या पर एक उम्मीदवार जो है उसका चयन हुआ था। और जो निर्वाचित हुआ था वो आपको ध्यान रखना है, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुआ था। चुनाव जो हुआ था वो अप्रत्यक्ष हुआ था। ब्रिटिश प्रांतों से संबंधित जो भी जितने सदस्य थे 292 और 4 सदस्य, उनका चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से हुआ था। यानी जनता ने स्वयं वोट नहीं डाला। विधान परिषदें जो गठित की गई थी उनके सदस्यों ने और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो किया था। इस प्रकार से जैसे मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, लेकिन वो इस संविधान सभा की इस प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं थे। क्यों नहीं थे, यह प्रथम बैठक में अभी बात करते हैं। चुनाव हो जाने के बाद में प्रथम बैठक आयोजित की जाती है संविधान सभा की। बहुत बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन कब किया गया था। तो ध्यान रखना आपको 9 दिसंबर 1946 को इस दिन प्रथम बैठक होती है। और प्रथम बैठक कहां होती है? तो देखिए, दिल्ली में होती है। और इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो सदस्य संख्या थी 207। कितनी महिलाओं ने भाग लिया? तो महिला सदस्य इनकी संख्या थी 9। इन 207 सदस्यों में से ही 9 महिलाएं सदस्य थी। अगर प्रश्न इस प्रकार से हमें पूछा जाता है कभी कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो महिलाओं की संख्या थी 15 और एकमात्र मुस्लिम महिला जो थी ये नाम आपको याद रखना है, बेगम अयाज रसूल। ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी। तो टोटल
महिलाओं की संख्या 15 थी, लेकिन प्रथम बैठक की अगर बात होती है तो प्रथम बैठक में सिर्फ 9 ही महिलाएं भाग लेती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जब प्रथम बैठक हुई थी, उस प्रथम बैठक में अध्यक्षता किसने की थी, तो देखिए अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को। अब सदस्य तो बहुत सारे थे, बहुत सारे चुन करके आए थे, मनोनीत भी हुए थे, लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा को ही अस्थायी अध्यक्ष क्यों बनाया गया था? क्योंकि जितने भी मेंबर थे उन मेंबरों में सबसे वयोवृद्ध नेता सच्चिदानंद सिन्हा ही थे, इसलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अब हमने देखा है कि प्रथम बैठक में 207 ही सदस्यों ने भाग लिया, बल्कि सदस्य तो 389 थे। 296 सदस्य तो चुनाव जीतकर ही आए थे और 93 देशी रियासतों के सदस्य भी थे। तो देखिए इसमें मुस्लिम लीग ने प्रथम बैठक का बहिष्कार कर दिया था। क्यों कर दिया गया था? कि उन्होंने कहा कि हमें यहां नहीं रहना है, हमें पाकिस्तान के रूप में एक अलग देश चाहिए और हम उस देश में जाकर के यानी अलग क्षेत्र में हम हमारे संविधान की रचना करेंगे। तो उन्होंने इस संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया गया था और बहिष्कार करने से संबंधित जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल, उनका एक कथन था। उन्होंने प्रथम संविधान की जो बैठक हुई उस बैठक से संबंधित जैसे ही मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, तो बहिष्कार से संबंधित चर्चिल का एक प्रसिद्ध कथन है कि ये जो बैठक हुई, ये बैठक ऐसी लग रही है कि जैसे किसी शादी समारोह में या किसी की एक शादी हो रही है, उस शादी में दुल्हन ही गायब हो जाती है। तो ये प्रसिद्ध कथन है, चर्चिल से संबंधित है। अब बात करते हैं दूसरी बैठक की। तो सेकंड बैठक कब होती है संविधान सभा की? प्रथम बैठक 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक 9 में 2 प्लस कर दीजिए, 9 2 11, तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और इस बैठक में अध्यक्ष अब अस्थायी नहीं है, स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है और अस्थायी अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर को इनका चयन कर लिया जाता है अध्यक्ष के रूप में और अंतिम समय तक ये अध्यक्ष बने रहते हैं और इन्हीं को ही बाद में संविधान सभा के माध्यम से ही प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया जाता है। तो ये दूसरी बैठक थी। अब बात करते हैं इजी सा क्वेश्चन है कि संविधान में यानी जो संविधान सभा की जो हमने रचना की है, इस संविधान सभा ने जो संविधान बनाने की जो प्रक्रिया जो शुरुआत की थी, तो संविधान में समय कितना लगा? संविधान में समय लगा कितना लगा? तो देखिए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, जो सभी विद्यार्थियों को पता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये समय जो है वो कब से कब तक का है। तो देखिए प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर को। और संविधान बनके कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949। ये जो एक समय है, इस समय को ही काउंट करके और 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय हमने काउंट किया है। अब जिस दिन संविधान बनके एकदम से तैयार हो गया, 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान हमारा बन चुका था। इस दिन ही हमने क्या किया? संविधान को आंशिक रूप से
लागू किया गया। आंशिक रूप का मतलब यहां है कि इसके कुछ अनुच्छेद को हमने 26 नवंबर के दिन ही लागू कर दिया गया था। क्यों लागू किया गया था? देखिए, सबसे बड़ा नागरिकता का प्रश्न था। विभाजन हो ही गया था, बहुत सारे लोग पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ रहे थे, तो नागरिकता का प्रश्न आ रहा था। तो नागरिकता से संबंधित हमने कुछ अनुच्छेद लिए। राष्ट्रपति का भी चुनाव करवाना था, उससे संबंधित भी हमने अनुच्छेद लिए। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस दिन हमने संविधान को बनाया, 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान बन के तैयार हुआ, उसी दिन हमने संविधान के कुछ अनुच्छेदों को हमने लागू कर दिया गया था। तो कुल 16 अनुच्छेदों को हमने लागू किया गया था। ये आपको याद रखना है कि 16 अनुच्छेदों को हमने 26 नवंबर 1949 के दिन ही लागू कर दिया गया था। इसीलिए इनको हम आंशिक रूप से लागू करना कहते हैं। ये ध्यान रखनी है। इसके बाद पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? पूर्ण रूप से लागू तो हमें पता है 26 जनवरी 1950 के दिन हमें हमारा जो संविधान था वो हमने पूर्ण रूप से लागू किया गया। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब 26 नवंबर 1949 के दिन भारतीय संविधान बनके तैयार हो गया, तो फिर 26 जनवरी 1950 तक हमने इंतजार क्यों किया? तो देखिए, इसके पीछे भी एक तर्क ये है कि 1929 दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस ने एक अधिवेशन किया और उस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि प्रति 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो 26 जनवरी 1930 को हमने प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया। फिर हमें आजादी मिल गई 15 अगस्त 1947 को। तो हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में 15 अगस्त 1947 को, यानी 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाना स्टार्ट कर दिया। तो 26 जनवरी का जो हमने दिन तय किया गया था, वो दिन हम भूले ना। इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए और हमने 26 नवंबर से 26 जनवरी तक का इंतजार किया। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं संविधान, ये जो संविधान सभा थी, इसके प्रमुख सलाहकार। कई बार यह भी पूछा जाता है कि संविधान सभा के प्रमुख सलाहकार कौन थे? तो ये नाम याद रखना आपको। BN राव, जिनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव, ये भारतीय संविधान के प्रमुख सलाहकार थे। भारतीय संविधान के रचयिता